मोदी जी, योगी जी, तुम्हारी ये सब जो है ना बदमाशियां चलने वाली नहीं, बहुत जल्दी तुम्हारा पर्दाफाश होगा। कितने टेक हाउस बनाएंगे? लेकिन संख्या तो ज्यादा है। पहले एक बनाने दीजिए ना। तो अभी तक क्यों नहीं बनाए? अब जगह नहीं थी क्या? आप बना दो होम मिनिस्टर, मैं 2 दिन में खत्म कर दूं। तो ऐसे तो क्या होते हैं, अखिलेश यादव जी बोलते मुझे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना दो तो मैं खत्म कर दूंगा। तो जो अपराध है वो तो खत्म ही नहीं हो रहा है। वो खत्म हो जाएगा। ऐसे आप बोल रहे हैं कि एजुकेशन अगर होगा तो हम अपराध को रोकेंगे। हम लड़कियों लड़कों की बात तो पहले लड़कों को देते हैं, लड़कियों को ठीक है, लड़कों को दोनों को बराबर मानते हैं ना। मानते बराबर। समाज में दोनों की जो भूमिका है वो दोनों बराबर है। अरे जितने लड़के उनको ही जगह मिल रही है अभी तक। तो मतलब मैं सही तो बोल रही हूँ, मैं सही कह रही हूँ कि मतलब लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए, एजुकेशन नहीं मिलना चाहिए मुसलमान के। ऐसा नहीं, बड़ी बड़ी बुर्का पहन के जा रही है और उसको नहीं मालूम कि मुझे वापस घर आने नहीं मिलेगा, फसादात हो जाते हैं। तो बहुत सारे माँ बाप डरते हैं, उन बच्चियों को थोड़ा पढ़ा करके अपने एरिया में जो स्कूल है छोड़ देते हैं, तो आगे जगह नहीं। दूसरी वजह ये कि इनका पैसे नहीं। आने वाले भविष्य में समाजवादी पार्टी का अस्तित्व महाराष्ट्र में क्या होगा? सरकार बनाएंगे अपनी, और कैसे बनाएंगे? बस आप लोग मदद से, हमारी मदद से बनाएंगे। तो जनता के लिए काम करेंगे तभी तो आपकी सरकार पूरा काम करेंगे। 1 रुपया बचते 1 रुपया कभी रिश्वत नहीं लेंगे। आज आ जाइए आप, मेरे नेतृत्व में काम हो रहा है वहाँ खुशी हो रहा है। अगर 2 बार एमएलए रहा हूँ, 1 बार एमपी रहा हूँ और अभी दूसरे बार फिर एमएलए बना हूँ। अगर 1 रुपया भी मैंने राजनीति में लिया हो, मैंने मेरे फंड का 1 रुपया भी कमीशन लिया हो, तो मैं मुजरिम हूँ। मैं 1-1 रुपया जोड़ करके जनता की सेवा करना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आंचल तिवारी, आप देख रहे हैं एचएम न्यूज़। बात 2016 की है, जब समाजवादी पार्टी 2 खेमे में बंटी। पहला खेमा मुलायम सिंह यादव का था और दूसरा खेमा समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव का था। दोनों दूसरे खेमे से आए हुए राजनेताओं को 6-6 साल के लिए निकाल दिया। लेकिन अबू आजमी उन राजनेताओं में शामिल है जिसको न तो अखिलेश यादव ने निकाला था और न ही मुलायम सिंह यादव। इसी बात से अबू आजमी के राजनीतिक रसूख की बात की चर्चा की जा सकती है। आपको बता दें कि अबू आजमी कई विवादों में भी घिरे हुए थे, लेकिन उन्होंने उन विवादों का डटकर सामना भी किया है। विवादों की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब वो राजनीति मंच पर तकरीर कर रहे होते हैं तो अक्सर जाने अनजाने में कई ऐसे विवादित भाषण दे देते हैं या ऐसे बात कह देते हैं जो विवाद का चर्चा बन जाता है। अबू आजमी महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष हैं और समाजवादी पार्टी के मानखुर्द शिवाजी नगर से विधायक भी हैं, जिनसे आज हम रूबरू होंगे और कई सारे मुद्दों पर उनसे सवाल भी डालेंगे। एचएम न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है अबू आजमी। बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहला सवाल ये है कि पिछले 1 हफ्ते से औरंगाबाद का नाम बदलकर समाजी नगर किए जाने का मुद्दा काफी समय से गरमाया हुआ है। इस पे आप क्या कहेंगे? इससे पहले योगी सरकार ने भी कई नामों शहरों के नाम बदले हैं। हाल ही में उन्होंने आपके होम टाउन आजमगढ़ के नाम को बदलने जाने की वकालत की। नामकरण की इस सियासत को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक यहाँ महाराष्ट्र में औरंगाबाद को संभाजी नगर करने की बात है, ये शिवसेना का मुद्दा बहुत न्यूज रहा है। लेकिन उद्धव जी से मैं कहूँगा कि अब सरकार आपके अकेले के लिए है, हम सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और हमने बार बार कहा है कि पुराने शहरों के नाम बदलने से क्या होगा, नया कोई शहर बसाओ तो कोई बात बने। बनाइए 2-4 शहर अच्छे से नाम रखिए। उद्धव जी का रख दीजिए, बाल ठाकरे साहब का नाम रख दीजिए और अपने बेटों का नाम रख दीजिए, बड़े बड़े महान नेताओं का नाम रख दीजिए, हम सब तालियां बजा कर स्वागत करेंगे। परंतु किसी का नाम निकाल के रखना, अहमदनगर को नगर कर देना, औरंगाबाद को संभाजी नगर कर देना, इसमें कुछ न कुछ थोड़ा सा चाल लगती है। सांप्रदायिकता, राजनीति, ये बंद कीजिए उद्धव जी। महाराष्ट्र, हमारा महाराष्ट्र जो है शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। शिवाजी महाराज का इतना बड़ा व्यक्तित्व था, उनके राज्य में मुसलमान हिंदू आज जिस तरह से मुसलमानों के साथ अत्याचार बीजेपी कर रही है, हमारा महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के जमाने को याद किया जाए तो कितनी मोहब्बत है आपस में। मैं कहता हूँ कि अगर आप संभाजी नगर करना चाहते हो तो रायगढ़ सबसे अच्छी जगह है, उसको कर दीजिए आप। और अभी तक आप लोगों ने कोई भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट का नाम आज तक छत्रपति शिवाजी के नाम कर रही है, तो महाराष्ट्र एक राज्य है, उसको नाम कर दीजिए। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सीरियस है उद्धव जी, ये भी मैं कह रहा हूँ। लोग इस बात को उठा रहे हैं, ज्यादा उठा रहे हैं, ये कोई लेकिन मतलब नाम बदलने को ही राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है? नहीं, इसलिए कह जा रहा है ना कि नाम जितने बदले जा रहे हैं ना,
वो ऐसे नाम बदले जा रहे हैं जहां कहीं न कहीं मुस्लिम पीछे छाप उसकी नजर आती है, कोई बदले जा रहा है और कोई नाम नहीं बदले जा रहे हैं। तो इसमें जैसे आज इस देश के अंदर बीजेपी सरकार जब से आई है ना, इनके पास कोई इशू नहीं है। इस देश में मुसलमानों की तादाद 14% है, 15% है, परंतु 14-15% से 85% को मोदी की सरकार डरा रही है। मुसलमानों है क्या इनके पास? ये इनसे क्या डराएंगे आप? न इनके पास कोई बैंक ऐसा है कि किसी का लोन रोक देंगे, न तो इनके पास कोई ऐसी कुर्सी है किसी की नौकरी रोक देंगे। ये कहीं टायर पंचर बनाते हैं, कहीं गाड़ी चलाते हैं, कहीं चाय बेचते हैं मुसलमान इसी हैसियत में। लेकिन उल्टी गंगा बह रही है कि मुसलमानों से 80% लोगों को डरा करके इस देश में राजनीति की जा रही है, जबकि डेवलपमेंट की बात होना चाहिए। और आप जैसे बोले कि मुसलमानों को डरा रहे हैं, अगर वो मुसलमानों को डराते होते तो क्या वो इस समय हमारे देश में रहते? तो वो विरोध भी करते ना। कौन? मुसलमान की आप बात कर रहे हैं, आप बोले कि मुसलमान को बीजेपी डरा रही है। अगर बीजेपी मुसलमान को डराती तो क्या वो इसके लिए कोई कदम नहीं उठाते? या उनको प्रॉब्लम नहीं होता और वो मोदी सरकार के विरोध खड़े होते? खड़े हैं ना विरोध में, सब खड़े, लेकिन तादाद कितनी होती है? तो कहीं ना कहीं उसमें मतलब सभी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं ना। नहीं, राजनीति नहीं कर रहे हैं, राजनीति बीजेपी कर रही है। हम इस देश का मुसलमान हमेशा चाहता है कि आपस में अमन शांति रहे। और जब से जो सरकार 1947 से सरकार इनकी नहीं थी, 1947 से सरकार आप तक चली। अब जब 2014 सरकार इनकी आई है ना, आप कहीं भी देखेंगे गाय के नाम पर मारा जा रहा है लोगों को। भाई आपने चेक नहीं किया कि उसके अंदर क्या है, आपने मार दिया। आपने देखा नोएडा के पास इखलाक को मारा गया, जबकि रिपोर्ट आई कि वो गाय के गोश्त ही नहीं था। और कोई कहीं किसी को पकड़ के दाढ़ी पकड़ के उसको जो है कह रहा है तुम जय श्री राम बोलो, और कहीं जो है अकेले पकड़े किसी को मारा जा रहा है। इस तरह के बहुत सारे वाकयात हो रहे हैं। तो मॉब लिंचिंग हो रही है, आप देख रही है किसके राज में हो रहा है। जितनी रिपोर्टें आ रही सब कह रही है कि बीजेपी के राज में ये सब चीजें बढ़ती जा रही हैं। तो आपसे दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप महाराष्ट्र सरकार में शामिल हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के ऐसे कई फैसले हैं जिनका आपने विरोध भी किया है, चाहे वो मंदिर के मुद्दे हो, संरक्षण को लेकर हो, या संस्थापक क्वारंटाइन का मामला। कांग्रेस भी महाराष्ट्र सरकार से असहज महसूस कर रही है। बीजेपी का दावा है कि सरकार अपने आप गिर जाएगी। ऐसे में आपको क्या लगता है कि सरकार महाराष्ट्र में गिर जाएगी या नहीं? नहीं, हमारी पूरी कोशिश होगी कि महाराष्ट्र में सरकार न गिरने पाए। बीजेपी वो कहते हैं ना कि उसका ध्यान लगा, जैसे ना बिल्ली का ध्यान छिछड़े पे लगा रहता है, छिछड़े पे जल्दी गिरे तो मैं खाऊं। तो बीजेपी का पूरे देश में एक ध्यान लगा हुआ है। जैसे एक चूहे को मारने के लिए ना एक डंडा काफी है, लेकिन ये एटम बम इस्तेमाल कर रहे हैं। एक एमएलए को खरीदने के लिए 25 करोड़ 50 करोड़ रुपया खर्चा करके सरकारें तोड़ने की पूरी कोशिश बीजेपी की सरकार में हो रही है। पर अभी महाराष्ट्र में जो तीनों सरकार की स्थिति है, मतलब महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है, उनमें ही कहीं ना कहीं असमंजस दिखाई देती है। वो किसी मुद्दे को लेकर एक राय एक मत नहीं दे पाते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि बीजेपी और शिवसेना एक ही साथ थी। हाँ। और इनका हिंदुत्व मुद्दा था। ये बिल्कुल सही है कि अब उद्धव जी ने उनका साथ छोड़ दिया है और कहा कि हम 30 साल तक हम गलत लोगों के साथ थे और उनके बहकावे में थे। लेकिन अब ये क्या बीजेपी या मन से ये लोग क्या कर रहे थे, जो इनका वोट बैंक है उस वोट बैंक को खींचने के लिए बार बार इसी इश्यू के ऊपर जो है ना ये बार बार नॉकिंग कर रहे हैं। इसके ऊपर मेरा आपसे एक सवाल है, क्योंकि एनसीपी शरद पवार जो पहले कांग्रेस में थे, अभी उनका खुद ने अपना पार्टी बनाया हुआ है, कभी भी कांग्रेस सरकार बनाई है पर पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। हर बार वो बीच में ही उनकी सरकार टूटी हुई है और हर बार टूटती आई है। तो कहीं ना कहीं ये आशंका इस बार भी महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है उस पर भी जताई जा रही है। देखिए, मैं शरद पवार साहब को बहुत बधाई देता हूँ। पवार साहब एक बुजुर्ग नेता है और मैं समझता हूँ आज देश में सबसे बड़ा व्यक्तित्व राजनीतिक नेताओं में पवार साहब से बड़ा किसी का नहीं हो सकता, ये मैं कह रहा हूँ। और पवार साहब की देने की सरकार चल रही है। कांग्रेस के लोग अगर थोड़ा बहुत इधर बातें करते हैं तो उनको जरा होश ले लेना चाहिए कि आज कांग्रेस की स्थिति देश में बहुत खराब हो चुकी है। देखिए, मैं तो उसका कुछ कारण है ना, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति जिस तरह से पूरे देश में खराब हो रही है उसकी वजह क्यों ना कहीं कांग्रेस खुद है। हाँ, बिल्कुल खुद है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सबको लुटा दिया, जरा होश में रहो। आप लोग अभी अच्छा खासा सरकार मिली है, कुछ कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो इस सरकार को मैं कुछ कांग्रेस जरा अच्छी तरह चलने देवे और राय बात करना चाहिए। जबरदस्ती बीच में रोड़ा अटका करके इस सरकार को कहीं न कहीं इस पे स्पीड ब्रेकर लाकर सरकार की स्पीड को रुकना नहीं चाहिए। अभी आपसे जो सवाल पूछने वाली हूँ उसका कुछ औचित्य तो नहीं है,
लेकिन फिर भी मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ। सवाल है कि पीएम नरेंद्र मोदी के समक्ष क्या शरद पवार को यूपीओ का नेतृत्व करना चाहिए? बिल्कुल, मैं चाहता हूँ, क्योंकि मेरी भी तमन्ना है कि अभी कांग्रेस में कोई नेतृत्व, किसी जिसके पास नेतृत्व है उनके पास उनका व्यक्तित्व नरेंद्र मोदी के सामने बौना नजर आता है। और अगर आज कोई नेतृत्व नजर आता है जो नरेंद्र मोदी के सामने रह सकता है पूरे देश भर, तो ये शरद पवार साहब का नेतृत्व है। यूपीए का नेतृत्व हम सब लोगों को मिलकर के कोशिश करके पवार साहब को एग्री करके उनको देना चाहिए और कांग्रेस को उनको बुला के देना ही चाहिए। अगर इस देश में भलाई चाहते हैं, इस देश के अंदर सांप्रदायिकता को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते हैं, तो ये उनको कोशिश करना चाहिए। हमारे देश में आपने सांप्रदायिकता की बात की, तो मैं इसे कहना चाहूंगी, जब से हमारा देश आजाद हुआ है अभी तक हर राजनीति पार्टियां संप्रदायवाद को ही आगे ले जाकर राजनीति कर रही है। बिल्कुल ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जिसने धर्म, जाति, संप्रदायवाद के ऊपर राजनीति ना किया हो। समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है, उसने कभी ऐसा काम नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने हमेशा इस देश के संविधान के मुताबिक देश में रहने वाले तमाम धर्म जात के लोगों को एक नजर से देखा है। जब मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, लोग 14 लाख लोग गए थे बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए। मस्जिद तोड़ने के लिए कोर्ट का ऑर्डर नहीं था, कोर्ट का ऑर्डर होता तो तोड़ देते, कोई बात नहीं थी। लेकिन मनमानी करके सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देने के बाद भी थोड़ा तोड़ने गए थे लोग। लेकिन मुलायम सिंह यादव थे, वो तो हिंदू थे, वो तो हमेशा इसकी अपना हनुमान की पूजा करते हैं मुलायम सिंह यादव जी, और 4 बजे सुबह की पूजा करते हैं। लेकिन उन्होंने इस देश के कमजोर मुसलमानों की रक्षा के लिए भी कदम उठाया कि भाई इस देश का संविधान सर्वप्रिय है, सर्वश्रेष्ठ है, हम संविधान की धज्जियां हमारी सरकार में उड़ने नहीं देंगे। जब उन्होंने संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाई, तो क्यों उनकी जो सरकार है वो अब नहीं बन पा रही है? मतलब कहीं ना कहीं आपकी भी जो पार्टी है वो तो गिरती ही जा रही है ना बीजेपी के सामने। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। वजह उसकी ये है क्या? कि आज चारों तरफ लोग तरह कर रहे हैं कि आज इकोनॉमी का हाथ देश की बर्बाद हो गई, देश की जो है जीडीपी गिरती जा रही है, सरहदों में जितने हमारे पड़ोसी मुल्क हमारे ताल्लुकात खराब होते जा रहे हैं। कहीं भी कोई जो किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान 1.5 महीने से बैठा हुआ कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन उस पर हावी एक ही चीज होती जा रही है, सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाना। हमारे देश की जनता धार्मिक है, धर्म के नाम पर जान देने को तैयार है। ये देश में हिंदुत्व के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर करके मोदी जी और आरएसएस के लोग लोगों को धोखा दे रहे हैं, बहका रहे हैं और गलत बयान करके लोगों में जाकर सरकार बना रहे हैं, और जो सच्चे लोग हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कुछ वजह है आगे नहीं बढ़ने की, क्योंकि आपने बोला कि सिर्फ एक पार्टी अगर लोगों को भड़का रही है तो बाकी पार्टियां तो उनका साथ देना चाहिए, तो बाकी पार्टियां कहाँ साथ दे रही हैं? बाकी पार्टियां देखिए, ऐसा है ना कि बाकी जो भी पार्टियां हैं वो पार्टियां इस देश के हर लोगों को, चाहे कमजोर हो चाहे मजबूत हो, हर लोगों को सबका हक मिलना चाहिए। लेकिन बीजेपी के लोग जो है ना, हक तो किसी को नहीं दे रहे हैं, हिंदुत्व के नाम पर लोगों को इकट्ठा करके बेवकूफ बना रहे हैं। तो उनकी जो हिंदुत्व की राजनीति है वो आपकी नहीं है। जब हमारा देश आजाद हुआ था तब से है, तो जब उन्होंने हिंदुत्व के नाम पे राजनीति करके हिंदुत्व को एक साथ एकजुट करने की कोशिश की, तो आप एक मुसलमान नेता है, तो आपने ये नहीं कहने की कोशिश की होगी ना कि मैं मुस्लिम पे राजनीति करके मुस्लिम को एक साथ एक वोट में ला सकता हूँ और उनके लिए कुछ कदम उठा सकूं? मैं कभी नहीं करूंगा ये। मैं हमेशा मुसलमानों से कहता हूँ कि हिंदू भाइयों के साथ में प्रेम के साथ रहो। जहाँ भी हिंदू भाई रहता है उससे कहो कि तुम्हें आधी रात को जरूरत पड़ेगी खून की तो हम तुमको देंगे। हमें मुसलमान को इकट्ठा नहीं करना है, हमें इंसानों को इकट्ठा करना है जो अच्छे लोग हैं, चाहे वो हिंदू या मुसलमान। मैं हिंदू को अपना, मैं मुसलमान हूँ इस देश में, और मैं मेरा नेता किसी मुसलमान को नहीं माना, मैंने मेरा नेता मुलायम सिंह यादव को माना। और आप हिस्ट्री उठा के देखिए, आजादी के बाद आज तक मुसलमानों ने अगर अपना नेता किसी को माना तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू को माना, उसके बाद जो वीपी सिंह को माना, इंदिरा गांधी को माना, मुलायम सिंह यादव को माना। लेकिन आज तक मुसलमानों ने अपना लीडर मुसलमान को नहीं माना। हम सेकुलर हैं, हम इस देश के अंदर हमारी हैसियत जितनी है, हम कितने परसेंट है, 14-15%, 20% है, लेकिन हम हिंदुओं के साथ मिल करके इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं। मोदी सरकार के खिलाफ इस समय जनता में रोष व्याप्त है। सीए, एनआरसी, ऐसे कई मुद्दे हैं जिसपे लगातार जो जनता है वो मोदी सरकार के खिलाफ है। इसके बारे में क्या राय है? क्योंकि जनता पूरे खिलाफ नहीं है। प्रॉब्लम ये है ना, अगर पूरी जनता खिलाफ होती तो कभी चुन के आते नहीं। वो सीए, एनआरसी ला करके हमारे गरीब किसान मजदूर जो गांव में रहते हैं, जो नॉन मुस्लिम, उनको कह रहे हैं कि देखो मुसलमानों को निकाल देंगे, उनकी प्रॉपर्टी से हम ले लेंगे। मुसलमान राजाओं ने मंदिरें तोड़ी है, मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ ज्यादती की है, हिंदू लड़कियों को ले जाकर शादी जबरदस्ती की है। ऐसी बहुत सारी चीजें जिसमें सच्चाई 1% भी नहीं है, उन चीजों को दिखा करके ये लोग हमारे हिंदू भाइयों को वर्गला रहे हैं।
इसकी वजह से जो है ना ये मोदी जी आगे बढ़ते जा रहे हैं और कोई उसकी वजह नहीं। इस समय दिल्ली में किसान बॉर्डर पर बैठकर अपनी मांग मनवाने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इस समय जो स्थिति है वो उससे आप भी वाकिफ है, तो क्या ये जो हो रहा है वो सही है और इसके बारे में आपकी क्या राय है किसान आंदोलन के बारे में? क्योंकि ये पहला आंदोलन नहीं है, इसके पहले भी जब कांग्रेस की सरकार थी तभी भी आंदोलन हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी ने उसका विरोध किया था उसने, तब कांग्रेस ने क्या किया था, उनको जेल में डलवा दिया गया था। तब क्या इसके ऊपर आप क्या राय बताएं? देखिए ऐसा है ना कि किसानों का जो आंदोलन है वो 3 बिल पास हुए हैं। हाँ, वो तीनों बिल बगैर डिस्कशन के पास हुए हैं। और उन बिलों से क्या हो रहा है कि अगर आज जो है ये जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, वो जाकर अनाज खरीद लेंगे और बड़े बड़े गोदाम बन गए हैं जिसमें रेल की पटरी भी अंदर जा रही है और सब लाखों लाखों टन जमा हो जाएगा और जब बाजार से सब माल उड़ जाएगा तो फिर महंगा माल बेचा जाएगा। इस बात का डर है। एमएसपी को कानून दर दे दीजिए, इससे कम में कोई खरीद नहीं सकता। एक उसका भाव निश्चित हो जाना चाहिए। जबानी बात हो रही है लेकिन कानून में नहीं दिया जा रहा है। तो लोगों की डिमांड है और इतने दिनों से किसान अगर बैठा है तो इंसाफ का एक तकाजा होता है कि पूरी दुनिया देख रही है, सर्दी में बैठे लोग मर भी रहे हैं, तो मोदी जी को तीनों बिल वापस लेना चाहिए और बैठ करके अच्छे माहौल में तमाम अपोजिशन लीडरों से, किसानों के लीडरों से बात करने के बाद एक सही रास्ता निकालना चाहिए। अभी मध्य प्रदेश में लोगों ने गल्ला बेचा अपना 5 करोड़ रुपए का और चेक बाउंस हो गया, कोई जिम्मेदार नहीं है। तो अब ये किसान अगर बदहाल होगा तो देश बदहाल होगा। किसान की बात कर रहे हैं आप, ये जो 3 कानून अभी मोदी सरकार ने लाया है उसमें उन्होंने किसानों का फायदा देखकर ही ये कानून लाया है और कहीं ना कहीं किसानों का फायदा है इसमें बिल्कुल। एपीएमसी और आप एमएसपी की बात करें तो एमएसपी के लिए क्या बीजेपी सरकार तैयार भी है कि वो लिखित में देगी, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें बिचौलियों को फायदा नहीं होगा और इसका विरोध वो कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मोदी जी ने कारपोरेट से एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, हम तुमको बढ़ाएंगे और गरीबों को गरीबी दूर नहीं मिले, गरीबों को खत्म कर देंगे। ये नजर आता है इसके पीछे। और सिर्फ लिखने से नहीं होता है, कानून में लाइए। लिखे क्यों दे रहे हैं आप कानून में अमेंडमेंट कीजिए और कानून में जितनी चीजें किसान मांग रहा है। किसान पागल है क्या? मैं भी किसान हूँ, आप भी किसान होंगे, मुझे लगता है। आप अगर यूपी के हैं, हम सब किसान हैं, लेकिन हम अपने गांव छोड़ के यहाँ क्यों चले आए? कुछ मिलता ही नहीं हमको। हम 100 रुपया लगाते हैं, 90 रुपया कमाते हैं, सब खेत ऐसे पड़ा हुआ है। हमारे लोग जाके विदेश में नौकरी कर रहे हैं, सड़कों पे आकर के मुंबई, यूपी से, जौनपुर से, आजमगढ़ से, बनारस से सड़कों पे आकर सुनिए ना, रोजी रोटी कमा रहे हैं। कुछ है नहीं खेती में। जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा, भारतवर्ष खुशहाल नहीं होगा। मोदी जी, आप व्यापारी हैं, व्यापारी कभी राजा नहीं बनता, व्यापारी जनता के लिए काम करता है। आप राजा बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसी पे मेरा सवाल आपसे है क्योंकि इस समय समाजवादी पार्टी भी पहले यूपी में अपनी सरकार बना चुकी है, तो उन्होंने ऐसा किसानों के लिए क्या कदम उठाया था जिससे अगर किसान संतुष्ट होते तो कहीं ना कहीं सत्ता में उनकी पार्टी होती? बताता हूँ आपको। किसानों के लिए पानी पूरा फ्री था। अब बताइए कौन से प्रतिदिन फ्री है? सुनिए, 1 पैसा नहीं लिया जाता था। सुनिए आप, किसानों को बिजली फ्री दिया रही थी, 1 पैसा नहीं लिया जा रहा था। किसानों को फिर भी आत्महत्या कर रहे हैं किसान। नहीं, किसान फिर भी आत्महत्या यूपी कर रहे में हैं। नहीं कर रहे हैं, बहुत कम। यूपी में नहीं कर रहे हैं, जितना महाराष्ट्र में कर रहे हैं उतना यूपी में नहीं कर रहे हैं। और एक किसान अगर उसके पास 7-12 में सिर्फ 10 इंच जमीन हो, 1 फुट जमीन हो, तो उसको अगर उसको कहीं भी सांप काट ले, ट्रैक्टर से गिर जाए, पेड़ से गिर जाए, उसको 5 लाख रुपया दिया जा रहा था यूपी में आपने। तो किसानों के लिए जितना समाजवादी पार्टी ने किया, मुझे लगता है कि पूरे देश में किसी पार्टी ने नहीं किया होगा। आज भी जाएंगे ना तो मुलायम सिंह यादव के परिवार के लोगों के पैरों में मिट्टी लगी होगी, हाथों में मिट्टी लगी होगी, क्योंकि उनको मालूम है किसान क्या होता है। सचमुच की अगर कोई पार्टी मजदूर और किसानों की है, वो समाजवादी पार्टी है। हमारी पार्टी किसानों की बात करती है हमेशा। वैक्सीन को लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है। अखिलेश जी ने भी पहले ही उन्होंने बयान दे दिया था कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, कुछ भी हो जाए, बीजेपी की वैक्सीन है और ये बीजेपी किसी भी कीमत पे ये वैक्सीन मैं नहीं लगवाऊंगा। और मेरे जो पार्टी के कार्यकर्ता है, नेता है, उनको भी ये वैक्सीन नहीं लगवाने के लिए कहूंगा। इस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि इस समय राजनीति एक तरफ है और लोगों की जान और वैक्सीन एक तरफ। हाँ, बहुत अच्छा सवाल कर रहे हैं, माशाल्लाह। आपके सवाल बहुत अच्छे हैं। सुनिए ना, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसने कोविड शील्ड निकाला, भारत बायोटेक्निक ने कोवैक्सीन निकाला। अब सीरम इंस्टीट्यूट कह रही है कि भारत की वैक्सीन जो है ना वो पानी है। सुनिए, अब भारत इंस्टीट्यूट कह रही है कि सीरम की जो है वैक्सीन को कई देशों ने मान्यता नहीं दिया है। और आपने देखा बुखार लोगों को हुआ, लोगों को जो है ना उसकी वजह से लोगों को जो है और तकलीफें हुई। मैं खुद गया था बाहर कहीं,
वहां लोगों ने कहा कि आसिम भाई पर आप वैज्ञानिक जो वैक्सीन बना रहे हैं वो कुछ सोच समझ कर ही उन्होंने वैक्सीन बनाया है और उसको लोगों के लिए आपातकाल के लिए मंजूरी दी है, तो उसमें कैसे तो ये जो विवाद हुए थे अभी दोनों सीरम इंस्टीट्यूट और बायोटेक दोनों ने मिलकर भी इस विवाद पर सुलझा भी लिया है। अभी सुनिए ना, जल्दी क्या है, अभी जो कोविड अगर कम हुआ, मैं और आप बैठे हैं सामने, तो कोविड जो कम हुआ प्रिकॉशन से कम हुआ, वैक्सीन से कम नहीं हुआ है। अभी थोड़ा दिन जाने दीजिए लोगों को। अभी कल पढ़ा एक आदमी मर गया, अब 48 अब इयर्स इसके का। ऊपर मैं आपसे सवाल करूंगी, शायद आपको ये सवाल मेरा तीखा लगेगा। नहीं लगा, आप कितना तीखा सवाल कीजिए आप। आपको ये मेरा सवाल तीखा ही लगेगा, क्योंकि जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र की मैं बात करूंगी, सिर्फ कोरोना काल है और इस समय यहाँ पे अगर जो कोरोना लगातार फैल रहा है उसमें सबसे बड़ी जो भूमिका रही है वो मुसलमानों की रही है। वो प्रिकॉशन नहीं कर रहे। मैं खुद जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग उतरी हूँ और मैंने ऐसे कई एरिया में कवर किए हैं। मैं सिर्फ अंधेरी का अगर बता दूं तो अंधेरी में ऐसे बहुत इलाकों में मैं गई हूँ जहाँ पे वो प्रिकॉशंस नहीं रखते हैं और अगर वहाँ पे अगर उनको कुछ बोल दिया जाता है तो वो सीधे मारा मारी पे उतर आते हैं। मैं वहाँ पे वो चीज हैंडल करके आई हूँ। जब आपने देखा है तो मैं नहीं कह सकता गलत होगा। मानपुर शिवाजी नगर एक मुस्लिम डोमिनेटिंग स्लम एरिया है। आप जरा पता लगाइए कि वहाँ कितने कोविड के पेशेंट हैं। जीरो, पहले देख, जीरो बिल्कुल नहीं है, ही नहीं पेशेंट वहाँ पे, बिल्कुल खत्म हो गया। समझा आपने? ऐसा नहीं है। अब देखिए जो गरीब है बेचारा, खाने को नहीं उसको मिल रहा है, न सरकार कुछ दे नहीं रही है, तो बेचारा भूखा क्या करता। मैं गया था यूएई में, बोले इस एरिया को क्वारंटाइन करो। जहाँ क्वारंटाइन करते हैं उस बिल्डिंग के एक एक आदमी के घर में खाना सरकार भेजती है। यहाँ क्या दे रहे हैं? आप क्या दे रहे हो? आप कुछ नहीं दे रहे हो। 5 किलो सड़ा हुआ चावल देने की बात करते हो, साला वो भी देते नहीं हो। और उसके बाद बोले घर में रहो, क्या खाएगा आदमी? तो आदमी सोचता है बेचारा गरीब आदमी, मुसलमान गरीब है ना, खाने को नहीं मिल रहा है, घर में मरेगा तो बोले बाहर मर जाता हूँ, जाके क्या करूँगा, घर में मर के बाहर मर जाता हूँ। मुसलमान कैसे गरीब है? कैसे गरीब है? वो आत्मनिर्भर बन सकते हैं ना, कैसे अपने लिए रोजगार ढूंढ सकते हैं, कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आप अपने लिए अपने वही तो बोल रहा हूँ। आप चलिए, मैं दिखाता हूँ। ये बूढ़ा आदमी जी 80 साल उम्र उसकी है, 4 दर्जन केला लेके बैठा है। आप मानखुर्द से विधायक है तो आपने वहाँ के मुसलमानों के लिए क्या कदम उठाया? मेरे पास जितना पैसा सब देता हूँ उनको, लेकिन उससे हम भी हो जाएंगे क्या? हो कदम क्या उठाया? मतलब कि इससे आने वाले वक्त में कदम ये उठा रहा हूँ कि वहाँ एक इंडस्ट्री डाल दो, लोगों को रोजगार मिले, नहीं डाल रहे हैं। वहाँ एक कॉलेज बना दो, बच्चे पढ़ लिख के पढ़े, नहीं बना रहे हैं। वहाँ पर हाई बनाने में तैयारी सरकार नहीं है। म्यूनिसिपैलिटी के स्कूल 8th क्लास तक पढ़ाती है और उसके बाद जो है बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं, पैसे ही नहीं उनके पास है। तो सुनिए ना, आप चेक कर लीजिए, माइनॉरिटी के लोग सड़कों पर आज चाय बेच रहे हैं, आज जो है खोंचा लगा के सब्जी बेच रहे हैं। गांव से चले आते बेचारे BA MA करने के बाद सड़क पर सब्जी बेच रहे हैं और पुलिस मार के भगा रही, कोविड है, यहाँ बेच नहीं सकते। कहाँ जाएगा आदमी? क्या करेगा आदमी? सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर सरकार ने यहाँ पर को लगाया है, कोविड में लोगों को घर में रहने का है, तो उनको खाने पीने का पूरा बंदोबस्त सरकार को देना चाहिए। क्या दे रहे हैं लोग? खान दे रहे हैं। खुद कारपोरेट जितने पैसे आ रहे हैं सब कारपोरेट को जा रहा है। ठीक है, ये 14 सालों में ये जो पैसा आप बोल रहे हैं कि ये मुद्दों को नहीं सुलझा पा रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो इन 70 सालों में तो कहीं ना कहीं ये जो मुद्दे हैं उसका हाथ तो होना चाहिए था ना, जो लोगों से जुड़ा हुआ, जो जनता से जुड़ा हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? संघर्ष जारी है। संघर्ष जारी है तो संघर्ष तो अभी भी जारी है, पर असल में जो मुद्दे होते हैं उससे आप सभी भागते हैं, सभी राजनेता भागते हैं। कौन सा मुद्दे से भाग रहे हैं? बताइए ना, कौन से मुद्दे से भाग रहे हैं आप? जब जिस वक्त इस देश में आजादी के वक्त 28 से लेके 52% माइनॉरिटी के लोग नौकरी में थे। आज कितने सेक्रेटरी हैं मुस्लिम? बता दीजिए मुझे आप। कितने IPS IAS मुस्लिम? बता दीजिए आप। उनको नौकरी जो है एक दो, उनको साइड में उठा भेज दिया जा रहा है। कहाँ उनको हक मिल रहा है? तो हक सरकारें नहीं दे रही, इसीलिए तो सब हो रहा है। जब तक देश में रहने वाले एक एक आदमी के साथ इंसाफ नहीं होगा, कहते हैं ना कि हम 20% है, बदन के 5वां हिस्सा अगर काट दिया जाए साइड से ना, अपाहिज हो जाएंगे। नीचे से काट दिया जाए तो लंगड़े हो जाएंगे। इसी तरह से 20% लोगों के साथ इंसाफ नहीं होगा ना, ये देश कभी भी डेवलप कंट्री नहीं कहा जाएगा, विकसित मुल्क नहीं कहा जाएगा। हमें देश को डेवलपिंग कंट्री बनाने के लिए मुल्क में रहने वाले हर समुदाय के साथ इंसाफ होगा तो ही देश तरक्की पर कहा जाएगा। बेरोजगारी की दर को लेकर अभी रिपोर्ट आई है कि पिछले 6 महीनों में यह सबसे ऊपर आ गया है। आप इसे सरकार की नाकामी मानते हैं या लॉकडाउन की वजह? सरकार की नाकामी। पिछले 25 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस सरकार में हुई है। ये सरकार कहती जाके जो है भजिया तलो सड़क पे, ये रोजगार है क्या? सरकार दे रही है क्या? तो मैं कहीं भी तल सकता हूँ, इसमें सरकार क्या लेना देना है? सरकार ने कौन सा पैसा दिया लोगों को? कौन सी लोगों को रोजगार मुहैया किया? सरकार बताए ना 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे। 8 लोगों ने नौकरी देने को तैयार नहीं है।
एक एक लोगों के घरों में बिना कुछ किए दिए 15-15 करोड़ रुपया का 15 रुपया फूटे कौड़ी नहीं आई आज तक। सरकार को कैसे कदम उठाने चाहिए? सरकार को ईमानदारी के साथ गरीबों के साथ खड़े होकर के गरीबों के डेवलपमेंट के लिए सोचना चाहिए। सरकार जो कारपोरेट के साथ खड़ी है ना, वो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। जितने लोग बाहर भाग रहे हैं उनको वापस लाना चाहिए। जितने ब्लैक मनी है, ये बोल के सरकार आई थी ब्लैक मनी पूरा लाओ और देश को विकसित करो। तो सरकार के साथ में सभी पार्टियों की भी जिम्मेदारी होती है कि सरकार के साथ में अपना सहयोग दे। आपको पता है कि अपोजिशन बनाया किस लिए जाता है? अपोजिशन बनाया इसलिए जाता है कि जागते रहो, सरकार की गलतियों को उजागर करो। तो सर ये उसका काम है अपोजिशन का। सरकार अच्छा काम करती है, जनता साथ उसके रहेगी, लेकिन ये सरकार सिर्फ हिंदुत्व धर्म के नाम पर लोगों को साथ लेके चल रही है, बेवकूफ बना रही है। लेकिन आज नहीं तो कल लोग जागेंगे। मध्य प्रदेश समेत बीजेपी शासित में सूबों में लव जिहाद को लेकर जो कानून या ड्राफ्ट बनाने का मसला चल रहा है, उस पे आपका क्या विचार है? क्योंकि लव जिहाद अब एक कानून के रूप में बदल दिया जा रहा है। जिहाद बहुत ही अच्छा लफ्ज है। जिहाद का मतलब होता है कि जद्दोजहद। जद्दोजहद का मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं। हम गांव से आके मुंबई में स्ट्रगल कर रहे हैं, इसको स्ट्रगल कहते हैं। जो लोग देश की तरक्की के लिए मेहनत करें उसको जिहाद। ये जिहाद का अपमान कर रहे हैं लोग। देश में कोई भी ऐसी संगठन नहीं है जब जिहाद के नाम से ये जो है NIA ने चेक करके हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया केरल में। ऐसा नहीं, ये सब झूठ का एक प्रोपेगेंडा है। कोई भी मुसलमान एक भी देश का या कोई भी संगठन ये आज तक कभी इसने ये नहीं कहा कि आओ हिंदू लड़कियों से शादी करो और शादी करके उनको मुस्लिम बनाओ। लेकिन RSS के लोगों ने मंच लगाकर ये कहा है कि आओ हम बेटी बचाओ बहू नाम के नाम पर मुस्लिम लड़कियों को लाएंगे और इनको हिंदू बनाएंगे। तो ये उल्टा गेम चल रहा है। अगर आज मुख्तार अब्बास नकवी सुनिए मुख्तार अब्बास नकवी या शहनवाज मुसलमान है, इन्होंने हिंदू शादी किया, उनको पकड़ो ना लव जिहाद के नाम पर। उनको नहीं पकड़ते। देश में 18 साल की उम्र के बाद जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को पाला है बड़े प्यार से, उनकी बच्ची या बच्चा कहीं भी शादी कर सकता है। देश का कानून बन चुका है, शादी कर सकते हैं। पर लव जिहाद के नाम पे लगातार उनको प्रताड़ित भी तो किया जा रहा है। अभी आप रजामंदी से शादी कर रहे हैं, आप साथ में रहे, कुछ समय के बाद आप उनको टॉर्चर करते हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। इसके लिए कानून बनाया जा रहा है। ये तो शादी होने के बाद भी ऐसा होता है। मेरे घर वालों ने शादी कहीं करा दी मुस्लिम में, वहाँ भी ऐसा हो रहा है। कोई नई बात नहीं है। इसके लिए देश में कानून बना हुआ है। आप उसमें अगर कोई भी आदमी अपनी वाइफ को या कोई भी तकलीफ दे रहा है तो ये लव जिहाद से क्या मतलब है? देश में IPC कानून उसमें केस दाखिल करो, उसको सजा दिलाओ। ये तो पहले से है, ये कोई नई बात तो है नहीं। कितने मुसलमानों ने हिंदू शादी किया, हिंदू ने मुसलमानों ने शादी किया, इस देश में रवाज रहा है। लेकिन इसके लिए कानून है देश में, सजा दी जाए उसको। लेकिन ये एक नफरत फैलाने का नाम है लव जिहाद, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्या महाराष्ट्र में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाना चाहिए? बिल्कुल कहीं नहीं बनाना चाहिए। कोई टिकेगा नहीं है, ये टिकने वाला नहीं। सब बेवकूफ बनाने की बातें, सब झूठ बात है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जो कानून देश में है उस कानून पे सख्ती के साथ अमल होना चाहिए। जो आदमी झूठ बोलकर किसी शादी करता है उसको सजा दिलाने का इसके अंदर प्रोविजन है, देना चाहिए उसको। ये तो सिर्फ बेवकूफ बनाकर वोट ऐंठने का काम है। मोदी जी, योगी जी, तुम्हारी ये सब जो है ना बदमाशियां चलने वाली नहीं, बहुत जल्दी तुम्हारा पर्दाफाश होगा। अब आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं। देवनार डंपिंग ग्राउंड और SMS कंपनी को हटाने को लेकर आप संघर्षशील हैं। हाल ही में आपने इस संबंध में पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे से भी मुलाकात की, तो आपके इस प्रयास को कहां तक सफलता मिली? देखिए, मैं पिछले 10 साल जब से मैं MLA हूँ, मैं संघर्ष कर रहा हूँ। और मैंने लक्षवेदी में मिनिस्टर ने माना कि इस SMS कंपनी से वहाँ पर प्रदूषण फैल रहा है और लोगों की जाने जा रही, बीमारी बढ़ रही है। मंत्री जी ने उसको बंद करने का ऑर्डर दे दिया, लेकिन कोर्ट ने उसको स्टे दे दिया कि जब तक नई जगह नई फैक्ट्री नहीं बनती SMS कंपनी यहाँ बंद नहीं हो सकती। मैंने फिर संघर्ष किया। अभी जब बाद में ये आदित्य ठाकरे साहब आए, उन्होंने मीटिंग बुलाई और उन्होंने जो है लोनावला की तरफ, खंडाला की तरफ रास्ते में कोई जगह पे कहीं जगह दी है। फैक्ट्री नई बन रही है SMS की, एक आध साल में हो जाएगी, तो ये फैक्ट्री वहाँ चली जाएगी, ये तय हो चुका है। दूसरा, जहाँ डंपिंग ग्राउंड का मसला है, डंपिंग ग्राउंड को भी बंद करने का ऑर्डर हो चुका है। लेकिन सरकार हर 6 महीने में जाकर के ऑर्डर स्टे अपना कोर्ट से स्टे ले लेती है और अभी नहीं जाना, लेकिन तय हो चुका है कि उसको भी जल्दी हटना चाहिए। इन वजह, ये सब शहर के अंदर है, सारे शहर का कचरा वहां जाता है, इससे बीमारी फैल रही है। इसको बंद कराने के लिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने जैसा कदम उठाना चाहिए वैसा कदम नहीं उठा रही।
आपके विधानसभा क्षेत्र में पानी की काफी समस्या है, जिसको आपने बखूबी दूर भी किया है, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन के मामले में काफी पिछड़ा हुआ है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे और किस तरह से वहाँ पे परिवर्तन करने की अभी आवश्यकता है? देखिए, हमने एक नया 7 फ्लोर का हॉस्पिटल नया बना दिया, बन गया होगा। अभी कोविड की वजह से जरा वो स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, अभी कोविड की टेंशन में पे है। दूसरा, मैंने अपने तौर पर वहाँ पर जो है एक 10 टेंट मशीन लगा दिया, इसकी अपना डायलिसिस की मेरे तरफ से लगा दिया। 500 मरीजों को फ्री दवा देता हूँ। वहाँ हर तरह का एजुकेशन को लेकर सुनिए ना, ये सब चीजें वहाँ पर हैं। और वहीं बगल में शताब्दी हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज बनाने का हम लोगों ने पास भी करवा दिया है, लेकिन सरकार ने थोड़ा ढील लेकर जा रही है। वहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है और छोटे छोटे पोस्ट जो है जो कारपोरेशन के मेडिकल सेंटर वो सब बन रहे हैं। एजुकेशन में हम पिछले कई सालों से मांग रहे हैं कि हमको जमीन दे दो आप लोग, क्योंकि वहाँ प्राइवेट कोई लैंड नहीं है, सारी लैंड वहाँ पर कारपोरेशन की या कलेक्टर की है। लेकिन अभी सरकारों ने दिया, तो मैंने कारपोरेशन से जगह अपने कुछ काम के लिए लिया था, उस पर मैंने अभी परमिशन ले रहा हूँ। आपको खुशी होगी कि अब जिस दिन कोविड खत्म होगा मैं वहाँ पर डिग्री कॉलेज बना रहा हूँ। कितने डिग्री कॉलेज बनाएंगे? क्योंकि संख्या तो ज्यादा है। पहले एक बनाने दीजिए ना। तो अभी तक क्यों नहीं बनाए? अब जगह नहीं थी, क्या करूँगा? तो उसके लिए आपको परमिशन मंजूरी लेने के लिए बस आज भी तारीख थी, आज भी था। और मुझे जो ऑफिसर लोग थे यूनिवर्सिटी में बैठे थे, उन्होंने कहा कि आप नए काम कर रहे हैं, हम आपको परमिशन देंगे। आप 3 टर्म से मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा सीट प्रेजेंट करते हैं, लेकिन मानखुर्द गोवंदी में क्राइम का ग्राफ जो है वो काफी बढ़ा है। इसको लेकर आपका क्या प्रयास है और किस तरह से बढ़ते हुए क्राइम को, अपराध को आप रोकने के लिए लगातार तत्परता दिखा रहे हैं? पूरी कोशिश कर रहा हूँ और मैं बार बार सरकार से कह रहा हूँ कि ऐसे ऑफिसर्स भेजो जो रिश्वतखोर ना हो, जो आकर वहाँ पर लोगों को जरा नकेल कसें। अभी 2 दिन पहले मैं मिल कर आया, मेरे नगर सेवक आए हैं, उनके साथ जाकर आया, सारे मैंने चीजें बताई कि देखो ये लोग इसमें इन्वॉल्व, इनको पकड़ो। बहुत कोशिश हो रही है कि क्राइम खत्म किया जाए। मेरी पूरी कोशिश है कि वहाँ से नशा और क्राइम खत्म हो जाए। अभी मैंने पुलिस बीट के लिए बोले, अभी जो है हमारे पास फंड नहीं है, तो मैंने मेरी तरफ से ला करके 2-3 कंटेनर 2-2 लाख रुपए का रख दिया, इसमें पुलिस को बिठाओ। और सरकार जितनी पुलिस के ऑफिसर्स होना चाहिए उसमें 70% से भी कम है, उसमें 30% से भी कम है, 70% भी खाली ऑफिसर। तो उन ऑफिसरों पुलिस से हमारे डिमांड है भाई, जहाँ ज्यादा क्राइम है, स्लम है, इन एरिया में आप पुलिस की जो भर्ती है वो ज्यादा करो, ताकि इस पर कंट्रोल किया जा सके। मेरी तरफ से पूरी कोशिश हो रही है। आपकी बात भी सही है कि क्राइम होता है। तो किस तरह से, अगर क्राइम पे पूरी तरह से रोक लगाना रहे, तो आप किस तरह से कदम उठाएंगे और किस तरह से, मतलब जो क्राइम का ग्राफ है उसको खत्म ही करना है? खत्म ही करना, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उस पर नकेल कसे। लेकिन सरकार तो कहीं ना कहीं सरकार के साथ आप लोग की भी जिम्मेदारी होती है ना। सरकार, महाराष्ट्र में तो अभी आप है, मानखुर्द में विधानसभा सीट से तो आप है, तो अगर आप मानखुर्द, मुझे आप बना दो होम मिनिस्टर, मैं 2 दिन में खत्म कर दूंगा। तो ऐसे तो क्या बोलते हैं, अखिलेश यादव जी बोलते मुझे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना दो तो मैं खत्म कर दूंगा। तो जो अपराध है वो तो खत्म ही नहीं हो रहा है। वो खत्म हो जाएगा अगर पुलिस, अगर अपराध खत्म हो जाता तो जो अपराध बढ़ रहे हैं उसके पीछे वजह क्या है? वजह यही है ना कि वजह रिश्वतखोरी है, बेकारी है। लोगों का जब बेकार लोग हैं, खाने को नहीं मिला तो बदमाशी कर रहे हैं, एजुकेशन नहीं है लोगों के पास, कॉलेज नहीं खुल रहे हैं। ये सब चीजें हो जाए, लोगों को नौकरी मिल जाए, कॉलेज खुल जाए, एजुकेशन लोगों के पास हो जाए, तो मुझे लगता है कि अपराध में कमी जरूर होगी। एजुकेशन पे आपसे बात करना चाहूंगी। अभी भी कई राज्य या कई गांव ऐसे हैं जहां पे खासकर मुसलमान लड़कियों को एजुकेशन के लिए रोका जाता है। मैं सही बोल रही हूँ? उनको अभी भी पाबंदी लगाई जाती है एजुकेशन को लेकर। तो कैसे आप बोल रहे हैं कि एजुकेशन अगर होगा तो हम अपराध को रोकेंगे? हम लड़कों की बात तो पहले लड़कों को देते हैं, लड़कियों को ठीक है, लड़कों को तो नहीं मिलेगा। दोनों को बराबर मानते हैं ना? मानते बराबर। समाज में दोनों की जो भूमिका है वो दोनों बराबर है। अरे जितने लड़के उनको ही जगह मिल रही है अभी तक। तो मतलब मैं सही बोल रही हूँ? मैं सही कह रही हूँ कि मतलब लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए, एजुकेशन नहीं मिलना चाहिए मुसलमान के? ऐसा नहीं है। आजकल क्या है ना कि कभी भी कहीं भी राइट फसाद हो सकता है। मानपुर शिवाजी नगर के पास 7 किलोमीटर तक कोई भी कॉलेज नहीं है। लड़की बड़ी हो गई, बुर्का पहन के जा रही है और उसको नहीं मालूम कि मुझे वापस घर आने मिलेगा नहीं मिलेगा, फसादात हो जाते हैं। तो बहुत सारे माँ बाप डरते हैं, उन बच्चियों को थोड़ा पढ़ा करके अपने एरिया में जो स्कूल है छोड़ देते हैं, तो आगे जगह नहीं। दूसरी वजह यह कि इनके पास पैसे नहीं है, आज फीस देनी पड़ती है, जाने आने खर्चा चाहिए, आमदनी पूरी महीने की 5-7 हजार रुपये है, बच्चे ज्यादा है और नहीं कर पाते पूरा, ये वजह है। वरना कोई माँ बाप नहीं चाहते कि बच्चे नहीं पढ़े। जिनके पास पैसे थोड़ा है और उन बच्चों को आजकल लोग डॉक्टर इंजीनियर बना रहे हैं,
बहुत सारी लड़कियां समाज की पढ़ के बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे आ रही हैं। अभी एक कुरैशी समाज की लड़की पायलट बन के आई, उसका भी लोग उसको लोग सम्मानित करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि लड़कियां नहीं पढ़ रही, कितनी डॉक्टर्स लड़कियां बन रही हैं। मेरे घर की बच्चियां कुछ डॉक्टर बन गई, कुछ डेंटिस्ट बन गई, तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। अंतिम सवाल आपसे यही पूछूंगी, महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विस्तार को लेकर आपके क्या योजना है? कल मैंने मीटिंग किया था इस्लाम जिमखाना में कि हमको बढ़ाना है पार्टी, कैसे करेंगे इस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बढ़े। अभी आगे मेहनत करेंगे, बाकी करो। आने वाले भविष्य में समाजवादी पार्टी का अस्तित्व महाराष्ट्र में क्या होगा? सरकार बनाएंगे अपनी, और कैसे बनाएंगे? बस आप लोग मदद से, हमारी मदद से बनाएंगे तो जनता के लिए काम करेंगे, तभी तो आपकी सरकार पूरा काम करेंगे। 1 रुपया भ्रष्ट, 1 रुपया कभी रिश्वत नहीं लेंगे। आज आ जाइए आप, मेरे नेतृत्व में काम हो रहा है वहाँ खुशी वाले में। अगर 10 साल 2 बार एमएलए रहा हूँ, 1 बार एमपी रहा हूँ, और अभी दूसरे बार फिर एमएलए बना हूँ। अगर 1 रुपया भी मैंने राजनीति में लिया हो, मैंने मेरे फंड का 1 रुपया भी कमीशन लिया हो, तो मैं मुजरिम। मैं 1-1 रुपया जोड़ करके जनता की सेवा करना चाहता हूँ और यही विचार लेके चल रहा हूँ। लेकिन बहुत कम लोग मिलते हैं जो इस तरह का हमारे स्तर पर उतरे। आजकल राजनीतिक कार्यकर्ता लोभी हो गया है, लालची हो तो गया क्या है। कारण है कि महाराष्ट्र में अभी तक सपा की सरकार नहीं आई है? बस आएगी ना, थोड़ा टाइम जाएगी, इतनी आसानी से कहाँ आ जाएगी। अभी सब समाजवादी पार्टी संघर्ष ज्यादा यूपी में कर रही है। अभी हमारी पार्टी जो है ऑल इंडिया पार्टी बनी नहीं है, आएगी, लोगों जब होश आएगा तो आएगी, बनेगी। तो ये थे हमारे साथ में वो आदमी जिन्होंने बेबाकी से हर मुद्दों का जवाब दिया है। लेकिन देखना काफी दिलचस्प होगा कि इन्होंने जो वादा किया है कि आने वाले वक्त में अगर महाराष्ट्र में हमारी सरकार आएगी जो जनता के लिए काम करेंगे और 1 रुपए भी नहीं लेंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। तो बस इस बात का इंतजार है कि हमारे देश में कोई भी पार्टी बने, वो महाराष्ट्र में बने या किसी दूसरे राज्य में बने, बस वो जनता को आगे ले जाने की कोशिश करे, उनकी जो परेशानियां हैं उसे दूर करे। एचएम न्यूज़ के साथ आज